और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। आईपीओ में बिना सोचे समझे निवेश पर मार्केट रेगुलेटर सेबी की ताजा स्टडी सामने आई है। स्टडी यह बताती है कि आईपीओ में पैसा लगाने वाले 54% निवेशक लिस्टिंग के तुरंत बाद या एक हफ्ते के अंदर अपने शेयरों को बेच देते हैं, जबकि एक साल के अंदर यह संख्या 70% हो जाती है। ज्यादातर निवेश करने वाले उन्हीं शेयरों को होल्ड करके रखते हैं जिनकी वैल्यू कम बढ़ती है, यानी फंसे तो मजबूरी में अटक गए। अब सवाल यह है कि क्या आईपीओ को सट्टे की तरह समझने की प्रवृत्ति निवेशकों में बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों है? साथ ही जानकार आईपीओ में निवेश के इस तरह के ट्रेंड को कैसे लेते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमान के साथ। भारतीय बाजार में आईपीओ की बहार है। हर महीने कोई ना कोई आईपीओ जरूर आता है, जिस पर कई निवेशक बिना सोचे समझे जमकर पैसा लगाते हैं। अगर आप भी आईपीओ में बिना सोचे समझे निवेश करते हैं तो आपको सेबी की ये स्टडी जरूर देखनी चाहिए। ये स्टडी अप्रैल 21 से दिसंबर 23 के बीच की है। इस दौरान 144 मेन बोर्ड आईपीओज के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस स्टडी के मुताबिक निवेशकों ने आईपीओ में अलॉट हुए 54% शेयर एक हफ्ते में बेच दिए। वहीं लिस्टिंग के एक साल के अंदर अंदर ये आंकड़ा 70% तक पहुंच गया। आईपीओ के रिटर्न ने निवेशकों को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि 26 आईपीओ ने लिस्टिंग के दिन 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। स्टडी ये भी बताती है कि जिन शेयरों की वैल्यू 20% तक बढ़ी, उन्हें निवेशकों ने एक हफ्ते के अंदर बेच दिया, जिसमें 67.6% रिटेल निवेशक और 79.1% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शामिल थे। दूसरी तरफ जिन शेयरों में घाटा हुआ, उसे 23.3% रिटेल निवेशकों ने घाटे के बावजूद बेचा, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शेयरों को नहीं बेचा। सेबी की स्टडी बताती है कि म्यूचुअल फंड आईपीओ शेयरों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जबकि बैंक जल्दी बेच देते हैं। म्यूचुअल फंड ने एक हफ्ते के अंदर अलॉटेड वैल्यू का लगभग 3.3% तक बेच दिया, जबकि बैंकों ने 79.8% तक बेचा। निवेशकों ने लिस्टिंग के एक साल में 70% वैल्यू के शेयर बेचे हैं। सेबी की स्टडी के मुताबिक आईपीओ में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाले 70% निवेशक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं। गुजरात से 39.3% रिटेल निवेशक हैं, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 42.3% हैं। महाराष्ट्र में 13.5% रिटेल निवेशक हैं, जबकि 20.4% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। इस तरह राजस्थान में 10.5% रिटेल निवेशक हैं, तो वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की संख्या 15.5% है। आईपीओस को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसे भी देख लीजिए। 92 आईपीओस 10 गुना से ज्यादा भरे, सिर्फ 2 आईपीओ पूरे नहीं भरे। 50% आईपीओ अलॉटमेंट कोविड के बाद खुले डीमैट खातों को मिला। इस स्टडी से पता चलता है कि जैसे ही बाजार में आईपीओ आता है, ज्यादातर निवेशक बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। कई बार तो किसी के कहने और कई बार सब्सक्रिप्शन के आधार पर निवेश कर देते हैं। जैसे ही आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता है तो उससे बाहर निकलने की हड़बड़ी मच जाती है। अगर निवेशक को फायदा होता है तो ज्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं, तो कई घाटा होने के बावजूद भी शेयर बेच देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। स्वागत करते हैं अजय बग्गा सर का, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं और चेयरमैन हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के। बग्गा सर, गुड इवनिंग सर। सर, ये आईपीओ फ्लिपिंग, ये कुछ नया ट्रेंड, कुछ नया ये कॉन्सेप्ट है सर, या ये पुराना है आईपीओ फ्लिपिंग का? और अभी सेबी के जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं उस पर आपका एनालिसिस क्या है? ये बहुत बहुत पुराना ट्रेंड है। जब से आईपीओ मार्केट है तब से ये ट्रेंड है, और ये साइकिल्स में मूव होता है दीपक जी के। शुरुआत में अच्छी क्वालिटी की कंपनियां आती हैं अच्छे प्राइसेस पे,
और फिर इन्वेस्टर्स के पैसे बनते हैं। और जैसे जैसे एक ये फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है, और ये अपनी लपेट में बहुत सारे निवेशकों को ले लेता है, और फिर अंत ऐसे होता है कि खराब आईपीओस आते हैं बहुत हाई वैल्यूएशन पे, और वो जब डूबते हैं तो मार्केट का बेयर मार्केट शुरू होता है। तो ये साइक्लिकल होता है, ये चलता आ रहा है पिछले 30-40 सालों से। अब क्या हो गया है कि कोविड के बाद एक तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मार्केट के साथ, नए निवेशक जिन्होंने सिर्फ एक तरफा मार्केट देखा है, मार्च 2020 के बाद का एक तरफा उठने वाला मार्केट देखा है। दूसरा है एक्सेस लोगों के लिए आसान हो गया है, रेगुलेशंस अच्छे हैं कि आपके अकाउंट में ही पैसा रहता है और महफूज रहता है, और जब आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तभी डेबिट होता है पैसा, तो रिस्क बिल्कुल कम है। तीसरा एक कैसीनो इफेक्ट आ गया है, स्पेशली एसएमईज में। क्या हो गया है कि लिस्टिंग गेन्स इतने ज्यादा हैं, और जैसे आपने आंकड़े दिखाए, इन आंकड़ों में मैं हैरान नहीं हूं रिटेल या एनआईआईज पे, मैं हैरान हूं बैंक्स पे कि 79% बैंक्स एक हफ्ते में निकल जाते हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप इक्विटी में एक हफ्ते में लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आरबीआई ने पट्टी बांधी हुई है। आरबीआई अलाउ कर रहा है बैंक्स को इस तरह से आईपीओस में डिपॉजिटर्स का पैसा डालना। अगर यही आईपीओ नहीं चले कल को और डूब गए, तो वो कहां से भरपाई करेंगे बैंक्स डिपॉजिटर्स के पैसे की? बैंकर्स को हम अपने डिपॉजिट इसलिए नहीं देते कि वो जाके आईपीओस में पैसा लगाएं और एक हफ्ते में 80% निकाल लिया जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई दीपक जी। ये आपने जो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनका एनालिसिस बहुत ही थोड़ा सा डराता भी है। बट अब इसमें सर किया क्या जा सकता है? मतलब कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हों, और कुछ चेंजेस जो हुए हैं उनमें भी आईपीओ मार्केट में ओवरऑल दोनों ही रिटेल और एनआईआईज दोनों के स्तर पर कुछ बदलाव हम अपेक्षा कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्या? देखिए दीपक जी, ये क्या होता है कि ये आईपीओ के ब्रोकर्स होते हैं, और ये मर्चेंट बैंकर्स उनको टारगेट देते हैं। तो हर घर में हर सदस्य के नाम में, जिसके पास भी पैन कार्ड है, आधार है, उस सदस्य के नाम के डीमैट खुले हुए हैं, और पर फॉर्म पैसे दिए जाते हैं कि आप इतना, आपके अकाउंट में पैसा है, आपको तो इंटरेस्ट मिल रहा है, और इतना आपको दिया जाएगा, और लिस्टिंग पे आप बेच दे। तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन करने की होड़ में मर्चेंट बैंकर्स भी इस तरह से इन ब्रोकर्स से टाई अप्स करते हैं। आरबीआई और सेबी ने एक अच्छी बात की अप्रैल 2022 में, क्योंकि आप देखिए अगर सेबी के आंकड़े देखें तो 656 ऐसे एनआईआईज के ये एप्लीकेशन होते थे हर आईपीओ में, जो कि अब रह गए 20 ऐसे एप्लीकेशन जो 1 करोड़ से ज्यादा के हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि अप्रैल 2022 में आरबीआई ने कहा बहुत ज्यादा जोखिम हो रहा है, लोग एनबीएफसी से पैसा उठाते हैं 4-5 दिन के लिए, एनबीएफसी के अच्छे पैसे बन रहे हैं। एनबीएफसी को कौन फंड कर रहा है? म्यूचुअल फंड या बैंक्स। म्यूचुअल फंड और बैंक्स को कौन फंड कर रहा है? मेरे और आप जैसे रिटेल निवेशक। तो हमारा पैसा जोखिम के काम में जा रहा था। आरबीआई ने उस पर अंकुश लगाया कि एक व्यक्ति को आप 1 करोड़ ही दे सकते हैं प्रति आईपीओ। तो उसके कारण आप देखिए 656 जो एप्लीकेशन औसतन 1 करोड़ से ज्यादा के होते थे हर आईपीओ में, वो 20 हो गए। तो आरबीआई ने थोड़ा डी रिस्क इसको जरूर किया सेबी के साथ मिलके। अब इसमें मैं कहूंगा, मैं फ्री मार्केट का प्रोपोनेंट हूं कि फ्री मार्केट चलने देना चाहिए, बट आपको यह भी देखना है कि कौन से ऑपरेटर हैं। आप इतना ओपन खुलेआम, हमारे टाइम में 30 साल पहले, 35 साल पहले आप ऐसे ग्रे मार्केट प्रीमियम खुलेआम नहीं बोल सकते थे। लोग डब्बा ट्रेडिंग ये सब करते थे, बट वो बहुत छोटा एक तबका था, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स उसकी बात नहीं करते थे। आजकल हर मीडिया पे आता है जी जीएमपी इतना चल रहा है, पब्लिश्ड हो जाता है, प्रिंटेड मीडिया में पब्लिश्ड है कि जीएमपी 80 रुपए 100 रुपए चल रहा है और इशू प्राइस 80 रुपए है। ये मजाक बन गया है आईपीओ का। तो इसको कैसीनो बना दिया है, बिल्कुल एक सट्टा बाजार की तरह।
कि आप आज पैसे लगा दीजिए, मिनिमम क्या है, आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, आपको 2.5% साल का आपका सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिल जाएगा। मैक्सिमम क्या है, लिस्टिंग गेन्स आपके आ जाएंगे। तो और इस सब में ऑपरेटर बहुत सक्रिय हैं, जो कि प्रमोटर के पास जाते हैं, आप इतना पैसा हमें दीजिए, हम आपका आईपीओ करवा देंगे, इतने एप्लीकेशन डलवाएंगे। और वो क्या होता है, पहले घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आप देखिए जो रफ्तार से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये आईपीओ ऑलरेडी 2 बारी भर गया, उससे फिर होड़ मच जाती है रिटेल निवेशकों को कि ये तो हो रहा है और जीएमपी ऐसे आ रहा है। जीएमपी वो उठा के रखते हैं पहले कुछ दिनों के लिए। ये है कि अब इसमें से कितने फ्रॉड निकलेंगे, कितने खराब निकलेंगे। बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो जिनको ये एसएमई, क्योंकि कंप्लायंस लाइट होता है, हजार पेज का आपको डीआरएचपी नहीं बनाना, महीनों महीने सेबी के चक्कर नहीं काटने, 6% से 12% मर्चेंट बैंकर को नहीं देना। ये कंप्लायंस लाइट तरीके से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, अच्छी कंपनियों के लिए बनाया गया था जरिया, कि आसानी से जो 25 करोड़ से कम के इक्विटी के हैं कंपनियां, वो एक्सेस कर पाए इस बाजार को। बट ये अब ऑपरेटर्स का जरिया बन गया। कल विजय केडिया साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 10 में से 9 एसएमई आईपीओ सट्टा खेल रहे हैं। तो ये अब थोड़ा चिंता का विषय है। बट ये ना हो कि भारी भरकम रेगुलेशन लाने में पूरा मार्केट ना बिठा दिया जाए। कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, उनको जरूर पकड़िए, बट ओवरऑल मार्केट पे इससे डैमेज ना हो जाए। यही एक बैलेंस रखने की जरूरत है दीपक जी। हमने एसएमई वाले पे भी शो किया था, उसमें भी हमने समझने की कोशिश की थी। इनफैक्ट उसमें कंप्लायंस के इश्यूज़ को अगर हम अलग करके हम सेबी के अगर हम कार्रवाई हैं जो उनको भी देखें, तो बहुत सारे केसेस में तो ये भी पता चला था कि साहब प्रमोटर्स जो हैं वो धीरे धीरे निकलने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। वहाँ पर एक अलग मोर्चा खुला हुआ है। लेकिन इधर मेन बोर्ड में भी सर, जहाँ पर आपको देखने परखने का सबका मौका मिलता है, यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म गेन इन्फ्लुएंस है, ये लॉन्ग रन में मार्केट स्टेबिलिटी और खुद आईपीओस का जो मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी को आपको क्या लगता है सर कि कहां तक इन्फ्लुएंस इंपैक्ट करेगा? ये इम्पैक्ट करता है दीपक जी। जैसे मैंने कहा ना, साइकिल की तरह से चलता है। तो पहले जब आते हैं, अच्छी कंपनियां आती हैं और वो कम प्राइसेस पे आती हैं, लोगों के पैसे बनते हैं, तो उससे रुझान बढ़ता है, रुचि बनती है और लोगों की आने में, और फिर एंड में यूफोरिया बन जाता है। अब ये आईपीओ मार्केट में यूफोरिया आ गया है, तो वो एक सूचक हो जाता है मिड साइकिल से मिड टू लेट साइकिल हम आ गए हैं। और ये फिर जब एकदम से खत्म होगा, तब ऐसा होगा कि बड़ा एक आईपीओ आएगा जो बिल्कुल लोगों को बर्बाद कर देगा। ये हर साइकिल में ऐसा ही आता है। नाम मैं कंपनियों के नहीं लेना चाहता, बट आप देखिए पिछले 20 साल 25 साल का हिस्ट्री, ये ऐसे निकल आता है। कभी लीजिंग कंपनियां चलती हैं 1994 में, कभी K10 स्टॉक चलते हैं, कभी XYZ स्टॉक चलते हैं। इस तरह से चलाया जाता है ये आईपीओ। और ये जब एंड होता है तो अच्छी तरह से एंड नहीं होता। वो हम उस स्थिति के करीब आते जा रहे हैं। कहना मुश्किल है कि कितने महीने दूर हैं या कितने क्वार्टर्स दूर हैं, बट एक बड़ा एक्सीडेंट आता है जो फिर इस मार्केट को 1-2 सालों के लिए धराशायी कर देता है। और दूसरी बात क्या है कि आप अगर इतने हाई लेवल पे आते हैं, तो अगले 5 साल 10 साल की ग्रोथ कंपनी की आपने ऑलरेडी खा ली है, तो रिटर्न्स मिलने निवेशकों को मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं निवेशकों को बिल्कुल इसमें फॉल्ट नहीं दूंगा कि अगर वो हफ्ते भर में निकल रहे हैं या साल भर में निकल रहे हैं, उनका पैसा बन रहा है इसलिए वो निकल रहे हैं, उनको हम दोषी नहीं कर सकते। उनको क्या हटाना चाहिए इस मार्केट से? मेरे ख्याल से नहीं। बट वेस्ट में ऐसा ही होता है
कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंकर्स, मार्केट मेकर्स मिलके सारा आईपीओ पचा लेते हैं, लिस्टिंग हो जाती है, फिर रिटेल एंटर करता है, या रिटेल एंटर करता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, डायरेक्टली नहीं आता। बट अभी अगर हम उस तरह का हैवी हैंडेड रेगुलेशन लाएंगे, रिटेल को हटा देंगे इस मार्केट से, तो एक पैसा बनाने का जरिया हम हटा देंगे लोगों से, वो कुछ और फिर डब्बा ट्रेडिंग इस तरह की चीजों में जाएंगे। दूसरा है मार्केट को आप शैलो बना देते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कुछ मार्केट मेकर्स, कुछ मर्चेंट बैंकर्स मिलके आपका मार्केट चलाएंगे। वो भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये 35%, 40% एनआईआई और रिटेल का हिस्सा हमें जरूर चाहिए। नहीं तो 10 एंकर मिलके डिसाइड कर लेंगे और बोलेंगे जी आप ऑफर ही मत करना, 100% जब क्रॉस होगा तब हम इकट्ठे आएंगे। पूरा कार्टेलाइजेशन बन जाएगा अगर आप इसमें से रिटेल हटा देंगे, तो वो भी नहीं है, उस तरह नहीं करना। बट रेगुलेटर का इशू क्या है, अभी तो जब पैसे बनेंगे सब कहेंगे मैंने बनाए पैसे, तो अपने को सब सराहना करेंगे। जब पैसे डूबेंगे सब आदमी और यही बोलेंगे कि हमें तो पता नहीं था, बट रेगुलेटर सो रहा था क्या, रेगुलेटर ने क्या किया। तो यही इशू है, असमंजस जो है एक्सचेंजेस का, एसएमई को एक्सचेंज देता है, मेन बोर्ड को सेबी देता है अप्रूवल। असमंजस जो रेगुलेटर का है कि अच्छे टाइम में तो कोई याद नहीं करेगा, जब एक्सीडेंट होंगे मार्केट में तब रेगुलेटर के पीछे पॉलिटिशियंस भी पड़ जाते हैं, सब पड़ जाते हैं और उनको ही बोलते हैं दोष। ये कोई नहीं बोलता कि लालच की वजह से लोग इस मार्केट में आ रहे थे, जानबूझ के आ रहे थे, किसी ने बंदूक रख के उनको नहीं लेके आए कि आप निवेश करिए, ये सब भूल जाते। तो आपको नॉलेज बढ़ानी है, आपको डेटरेंट पनिशमेंट देनी है, बड़ी आप अच्छी तरह से तेजी से मूव करें। जहां पे आप देखते हैं ऑपरेटर चला रहे हैं स्टॉक्स को, उनको ऐसा सजा दीजिए जल्दी से जल्दी कि वो डेटरेंट हो, मार्केट साफ रहे। बट ये नहीं है कि मार्केट से आप किसी प्लेयर को निकाल दें या मार्केट पे अंकुश लगा दें। फ्री मार्केट जारी रहना चाहिए। हम बहुत कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री है, हमें कैपिटल की बहुत ज़रूरत रहती है, और एक ये जरिया बन गया 30-35% आपके नेट फाइनेंशियल सेविंग्स अब स्टॉक मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वेस्टर्न कंट्रीज को 100 साल लग गए ये करने में, हमने 10-12 साल में ये उपलब्धि कर ली है। इसको पीछे नहीं हटना, बट इसको सेफर बनाते जाना है। और सेफ बनाने का ये मतलब नहीं है कि रिटेल को लॉकआउट कर दिया जाए, वो फिर आप कुछ कंपनियां और कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स फिर आपका मार्केट चलाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं रहेगी। यानी कि रेगुलेशन थोड़े से सख्त तो होने चाहिए, लेकिन उसमें हमको एक महीन रेखा भी लांघनी नहीं होगी जिससे सेंटिमेंट पर कोई फ़र्क पड़े। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक डेटरेंट मेजर्स जो हैं वो आने बड़े ज़रूरी हैं, ताकि इस प्रवृत्ति को, अगर ये गलत दिशा में जा रही है तो कम से कम उसको कर्ब करने में एक सहायता मिल पाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और आपका एनालिसिस हमेशा बहुत अच्छा रहता है। इस मामले में भी मैं थोड़ा सा ऊहापोह में था कि किस दिशा में इसको ले जाए, लेकिन आपने बहुत अच्छे से परत दर परत इसको खोल के क्रिस्टल क्लियर किया मुद्दा। थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। हाँ सर, एक बात कहूँगा जी कि आरबीआई को खुलासा करना चाहिए ये कौन बैंक्स हैं या कौन कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां। क्योंकि हमारे टाइम दीपक जी जितने बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी थे या एफएमसीजी कंपनी 9,000-10,000 करोड़ उन दिनों में 30 साल पहले ट्रेजरीज में होते थे, कभी वो इक्विटी हाथ नहीं लगाते थे। बोलते थे मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी 25% 40% है, मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। ये कौन बैंक्स हैं जो आईपीओ मार्केट में खेल रहे हैं, इनका नाम घोषित करना चाहिए और डिपॉजिटर्स को उनसे पैसे निकाल लेने चाहिए। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। यस सर, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया। मुझे लगता है कि इस पे और डीपर जाके खुलासा भी अगर हो जाए जैसा सर सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा बेहतर एक पिक्चर हमारे सामने होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे लंबी बात करनी थी लेकिन वक्त की कमी रह गई। थैंक यू सर।